नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। इन ए सर्वे वाज फाउंड दैट 21 पर्सन्स लाइक प्रोडक्ट P1। अब एक सर्वे किया गया है जिसमें से ये हमें पता चला है कि 21% लाइक प्रोडक्ट P1। तो इसके सॉल्यूशन में सीधी सी बात ये लिखोगे, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट P1 इज 21। 26 लाइक प्रोडक्ट P2, तो आप नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक प्रोडक्ट P2 इज 26 लिख दोगे। एंड 29 लाइक प्रोडक्ट P3, तो आप नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक प्रोडक्ट P3 इज 29। चलो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। इफ 14 पर्सन लाइक प्रोडक्ट P1 एंड P2, एंड लगा हुआ है तो हम लिखेंगे एन ऑफ P1 एंड P2 कितने लोग पसंद करते हैं भाई 14। 12 पर्सन लाइक प्रोडक्ट P3 एंड P1, तो P3 एंड P1 कितने हैं भाई 12 हैं। एंड 14 पर्सन लाइक प्रोडक्ट्स P2 एंड P3, तो एन ऑफ P2 एंड P3 कितने भाई साहब 14 है। ओके। 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, तो सारे प्रोडक्ट को लाइक करने वाले, तो एन ऑफ P1 P2 एंड P3 तीनों को लाइक करने वाले कितने हैं 8 लोग हैं। ठीक है। फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट P3 ओनली। देखो इस क्वेश्चन को डायग्राम से करना इजी है, और वैसा करना चाहते हो तो वैसे भी कर सकते हैं। पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, वेन डायग्राम। डायग्राम का मतलब है मेरा वेन डायग्राम से। तो ये आपका वेन डायग्राम है। ठीक है। इस वेन डायग्राम में मैंने कहा ये वाले जो लोग हैं ये P1 वाले हैं, इसके अंदर कुछ लोग P2 वाले भी, तो साथ में P2 है, और ये वाला वो पोर्शन है जो P3 है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात तो सबको। अब मुझे क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैं इधर वाली बातों पे ध्यान कम दूंगा, पहले इधर दूंगा। तो तीनों का कॉमन पोर्शन ढूंढना होता है 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8। ऐसे 8 लोग हैं जो तीनों प्रोडक्ट को पसंद करते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन में वही 8 लोग हैं जो तीनों को पसंद करते हैं। P1 एंड P2 को 14 लोग पसंद करते हैं। तो P1 एंड P2 कौन सा पोर्शन है, कलर करके दिखाता हूँ। अब मेरे हिसाब से अब तो समझ में आने लग गया होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये P1 एंड P2 का है। इसमें 14% है, 8 पहले से बैठे हुए, तो कितने बच गए 6, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 6। ठीक है। P3 एंड P1, तो P3 एंड P1 कौन सा है, दूसरा कलर ले लेते हैं एक बार के लिए, कौन सा ले, व्हाइट ले लेते हैं। P1 एंड P3 ये वाला पोर्शन है, ये व्हाइट कलर दिख रहा है। ठीक है। 8 तो पहले से 12 टोटल थे, तो यहाँ पे लिखूंगा 4। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्या है, P2 एंड P3 14 है, P2 एंड P3 का ये वाला पोर्शन है भाई 14 है। 14 में से 8 हटा दो तो कितना बचेगा 6 बचेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर मेरे को कहा कि P1 21 है। अब देखो यहाँ पे टोटल 21 है, समझा देता हूँ थोड़ा एक्स्ट्रा बातें भी। P2 में 26 है बच्चा, और P3 में 29 है। अब वो तुमको पूछने को ओनली P1 भी पूछ सकता था, ओनली P2, ओनली P3 पूछा, P3 है बट पूछ सब सकता था। अब यहाँ पे देखो P1 में टोटल 21 लोग हैं, तो यहाँ पे कितने बचे इस वाले पोर्शन में, कैसे ढूंढोगे सर। इस वाले पोर्शन में ढूंढने के लिए क्या करना है, 21 में से इन तीनों को हटा दो। इसको 21 में से माइनस कर दो 6 को, माइनस कर दो 8 को, माइनस कर दो 4 को, तो 21 माइनस 18 हो जाता, तो आंसर आता 3। यहाँ पे 3 लोग बैठे। ओनली P2 वाले कितने, ये तो ओनली P1 है, ओनली P1। ओनली P2 कैसे निकालोगे, आप करोगे 26 में से माइनस करोगे 6 माइनस 8 माइनस 6, तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, तो 26 माइनस 20 कितना आया 6 आया। तो यहाँ पे कितने लोग हैं 6 है। क्लियर है। ओके। नाउ P3 में टोटल 29 है, माइनस क्या करना है देख लो भाई। P3 ओनली P3 पूछ रहा है, तो क्या करोगे 29 में से माइनस करोगे 4 माइनस 8 माइनस 6, तो 6 प्लस 4 10 प्लस 8 18, तो 29 माइनस 18, तो आंसर आ गया 11। यहाँ पे कितने लोग हैं भाई साहब 11 लोग हैं। तो तुमसे पूछा तो यही है, बट अगर तुम चाहो कि नहीं सर हम तो ओनली फॉर्मूले से बताएंगे, तो ओनली P3 क्या होगा, याद करो भाई। ओनली P3 होगा एन ऑफ P3 में से माइनस कर दो एन ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 माइनस एन ऑफ P2 इंटरसेक्शन P3, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे P3 इंटरसेक्शन P1 आएगा। P3 का ही करना है ना, क्योंकि P3 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो P3 का पहले P1 के साथ इंटरसेक्शन, और P3 का P2 के साथ, और प्लस कर दो एन ऑफ P1 इंटरसेक्शन P2 इंटरसेक्शन P3। कैसे किया बच्चा, देखो ये वाला जो पोर्शन होता है P3 में से ये रेड वाला पोर्शन हटाना है पूरा, ये वाला पूरा पोर्शन हटा देंगे, तो ओनली P3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये कैसे हटेगा, ये वाला पोर्शन है P1 इंटरसेक्शन P3, और ये वाला पोर्शन है P2 इंटरसेक्शन P3, बट ये जो बीच में कॉमन पोर्शन है कौन सा, ये वाला पोर्शन 2 बार हट गया था, तो इसको एक बार प्लस कर दिया ताकि वो एक बार ही हटे। क्लियर है क्या ये बात सबको।
इसलिए ये हटाया गया है। ठीक है भाई साहब, ये सब चीजें हट गई यहाँ से, तुम एक बार वापस लिख लेना बच्चा। मैं लिख दूँ क्या? चलो लिख देता हूँ। अरे यार तुम्हारे लिए सब जायज है, 4, 8 और 6 है यहाँ पे। ठीक है ना, वैल्यू पुट करो। एन ओ पी थ्री कितना दे रखा है तुम्हारे को? 29 माइनस एन ओ पी थ्री इंटरसेक्शन पी वन 12 दे रखा है, माइनस पी टू इंटरसेक्शन पी थ्री 14 दे रखा है, प्लस 8। तो 29 प्लस 8 37 माइनस 26, तो आंसर क्या आ गया? 11। क्लियर है क्या? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद कर रहा हूँ आपको वेन डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा और जो प्रॉपर प्रोसेस है उससे भी मैंने तुम्हें समझा दिया फॉर्मूला बेसिस पे कि ओनली P3 कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। इन ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल, देखो एक बच्चों पे सर्वे किया गया है, तो जरूरी थोड़ी ना सारे बच्चे उसमें हों। समझ में आ रहा है ना, यूनिवर्सल सेट है, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पसंद नहीं हो वो गेम। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में एन ऑफ यू, यूनिवर्सल सेट में 200 बच्चे हैं, उसमें से कह रहा है इट वॉज फाउंड दैट 120 स्टडी मैथमेटिक्स, एन ऑफ एम, एम फॉर मैथमेटिक्स दैट इज 120, 90 स्टडी फिजिक्स, तो एन ऑफ पी गिवन है आपको 90, 70 स्टडी केमिस्ट्री, तो एन ऑफ सी गिवन है 70, 40 स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो एन ऑफ यहाँ लिख लेता हूँ, एन ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कितना है? 40, 30 स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितना है? 30, 50 स्टडी केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स 50, 20 नन ऑफ दी सब्जेक्ट। अब ये वाली बात मैं तुम यहाँ पे लिख दूँ तो ऐसा लिखूंगा, देखो भाई इसको मैं P यूनियन M यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, उसमें कितने लोग हैं? 20% है। अगर मैं इसका वेन डायग्राम बना के दिखाऊं तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि वेन डायग्राम से ही समझ में आएगा ना, अदरवाइज थोड़ा सा डाउट ही रहता है अपने को। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? देखो भाई यहाँ पे हम बोलेंगे, तो इसमें ये आपका हो गया बच्चा, मान लेते हैं मैथ्स, ठीक है, ये हो गया आपका फिजिक्स, और ये वाला पोर्शन है आपका केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये जो कॉमन पोर्शन है ना, इसकी बात कर लेते हैं। एक बार रुको, पहले ऐसे करो, यूनिवर्सल सेट में कितने बच्चे? 200 बच्चे, एन ऑफ यू बोल सकता हूँ। उसने कहा है 20 बच्चे ऐसे जिनको कोई सब्जेक्ट क्या नहीं करते हैं, वो पढ़ते ही नहीं है, तो ये वाला पोर्शन जो बचा हुआ पोर्शन है 20 है, तो इस वाले पोर्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इन तीनों के यूनियन के कॉम्प्लीमेंट से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट से, कि यूनिवर्सल सेट में से इन तीनों का यूनियन हटा दो, और इन तीनों का यूनियन हटा दो यूनिवर्सल सेट में से, तो वो बचेगा। तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो कितने हैं? 20 है। ठीक है बच्चा, क्लियर है सबको? चलो फिर नाउ अब हमसे क्या कर रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, मतलब ये कॉमन पोर्शन ही हमसे पूछ रहा है। मैंने तुम्हें कहा था जब तक हमें कॉमन पोर्शन पता नहीं होता तब तक तो हम फंसी जाते हैं कई बार। तो वेन डायग्राम से करना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसको यहाँ पे ABCD लेके करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो इस कॉमन पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हमें पूछ क्या रहा है वो, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ पूछ क्या पूछ रहा है, एन ऑफ P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C पूछ रहा है, ये वाली बात पूछ रहा है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा यूज में लेंगे? यही लेंगे, सिंस एन ऑफ P यूनियन M यूनियन C वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे, जो क्या होता है एन ऑफ P प्लस एन ऑफ M प्लस एन ऑफ C। हाँ भाई साहब देखो यहाँ पे PMC को आगे पीछे कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, माइनस एन ऑफ P इंटरसेक्शन M माइनस एन ऑफ M इंटरसेक्शन C माइनस एन ऑफ P इंटरसेक्शन C प्लस एन ऑफ P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C। और हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इन सबको किधर भेजना पड़ेगा? LHS में भेजना पड़ेगा। तो यहां से थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो भाई, ये हमने पहले भी किया एक बार, तो यहाँ पे आप लिखोगे एन ऑफ P इंटरसेक्शन M इंटरसेक्शन C, क्या होगा? एन ऑफ P यूनियन M यूनियन C में से माइनस कर दो एन ऑफ P माइनस एन ऑफ M माइनस एन ऑफ C प्लस, क्योंकि ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना, एन ऑफ P इंटरसेक्शन M, ये भी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस एन ऑफ M इंटरसेक्शन C, और ये भी बच्चा उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस एन ऑफ P इंटरसेक्शन C। वैल्यू पुट करो। अब तुम कहोगे ये तो पता ही नहीं, मैंने कहा ये क्या काम आएगा, ये दोनों इसी के तो काम आते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाओगे? एन ऑफ, देखो मैं अगले पेज पे लगा देता हूँ फॉर्मूला। देखो हमें पता है कि एन ऑफ P यूनियन M यूनियन C की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एन ऑफ यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं एन ऑफ P यूनियन M यूनियन C के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। और जब तुम्हें ये वैल्यू पता है 200 है,
और ये वैल्यू पता है 20 है, तो कितना आंसर आ गया 180 आ गया। क्लियर है क्या ये बात सबको, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे देखो 180 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं 180 माइनस एन ऑफ पी कितना है 90, एन ऑफ एम कितना है 120, एन ऑफ सी कितना है 70 प्लस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन एम कितना है 40 है प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी कितना है 50 है प्लस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी कितना है 30 है। देखो 180 को और इनको प्लस कर लेते हैं, 180 प्लस 40 220 270 और ये हो गया 300। कितना हो गया 300 हो गया ना। 180 प्लस 40 220 220 प्लस 50 220 प्लस 50 270 और ये हो गया 300। 300 में से क्या माइनस कर देते हैं इन सब का प्लस, 90 प्लस 120 210 और ये हो गया 280। तो आंसर कितना आ गया 20 आ गया। क्या आ गया आंसर 20। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला 20 आंसर है, नहीं, ये तो कॉमन पोर्शन है। कौन सा है, रेड कलर से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन क्या है तुम्हारा, इसका आंसर आया है 20। कि 20 लोग ऐसे जो तीनों सब्जेक्ट को पसंद करते हैं, हु स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। ओके क्लियर है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले हम लैंग्वेज को यूज में लेंगे, ये क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, तो वापस से सबसे पहले सॉल्यूशन में मेरे बच्चे बोलेंगे एन ऑफ यूनिवर्सल सेट गिवन है 50। पता नहीं ना सारे बच्चे पसंद हो कि नहीं हो, जो भी बात चल रही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच इंग्लिश एंड संस्कृत वर फाउंड टू बी एज फॉलोज। फ्रेंच को पसंद करने वाले 17 है, तो एन ऑफ एफ लिख देता हूं, दैट इज 17। इंग्लिश को पसंद करने वाले 13 है, तो आप लिखेंगे एन ऑफ ई, इंग्लिश को पसंद करने वाले 13 है। संस्कृत को पसंद करने वाले 15 है, तो एन ऑफ एस कितने हो गया 15 हो गया। क्लियर है यहां तक। नाउ फ्रेंच एंड इंग्लिश वाले कितने हैं 9 है, तो एन ऑफ फ्रेंच एंड इंग्लिश कितना है 9। इंग्लिश एंड संस्कृत 4 है, तो एन ऑफ ई एंड एस कितना है 4 है। फ्रेंच एंड संस्कृत 5 है, तो एन ऑफ फ्रेंच एंड संस्कृत कितना है 5। इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत तीनों को पसंद करने वाले, तो ऑब्वियसली आप अभी बोलोगे सर देखो इंग्लिश एंड फ्रेंच एंड संस्कृत तीनों को पसंद करने वाले कितने हैं 3 है। अब इस क्वेश्चन को तो हम वेन डायग्राम से बहुत आसानी से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन के डायग्राम सारे क्वेश्चंस डायग्राम से ही बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे तुम्हें डायग्राम से ही बता दूं, वैसे थोड़ी ना पूछोगे अब तुम, वैसे पूछोगे एक बार डायग्राम से देखो, क्योंकि डायग्राम से करना ईजी है और तुम्हें वैसे पसंद है तो वैसे भी बता देंगे। यार घबराते क्यों, जब तक हम हैं तो किस बात का कम है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये हमने कहा भाई हमारा यूनिवर्सल सेट है, क्या है यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट में 50 बच्चे बैठाने थे, एन ऑफ यू कितना है 50 है। क्लियर है। नाउ इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो हमने कहा पहला सब्जेक्ट हमारा है फ्रेंच, दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, ये इंग्लिश है, ये फ्रेंच है, और तीसरा सब्जेक्ट है तुम्हारा संस्कृत। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले कौन सी इंफॉर्मेशन काम में लेंगे, तीनों की कॉमन वाली पोर्शन मिल जाए तो बस। तो हमने कहा देखो ये तीनों का कॉमन पोर्शन कितना है 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। फ्रेंच एंड इंग्लिश, तो ये वाला पोर्शन भाई रेड कलर से ले लेते हैं एक बार के लिए, ये वाला कोर्स पोर्शन ये वाला है फ्रेंच एंड इंग्लिश का, जिसमें से तुम्हें पता चला कि 3 यहाँ पे बैठे, बैठाने टोटल 9 थे, तो बचे हुए कितने यहाँ पे 6, तो 6 पर्सन यहाँ बैठे बच्चे, ठीक है। इंग्लिश एंड संस्कृत, देखो कहाँ है इंग्लिश एंड संस्कृत, ये रहा इंग्लिश एंड संस्कृत, ये वाला पोर्शन है, जिसमें से 3 यहाँ पे बैठे, बैठाने 4 थे, तो एक बच्चा यहाँ बैठा है। क्लियर है, ओके। फ्रेंच एंड संस्कृत में 5 बच्चे होने चाहिए थे, तो हमने कहा देखो फ्रेंच एंड संस्कृत ये वाला पोर्शन है कि नहीं भाई, फ्रेंच एंड संस्कृत वाला, इसमें 5 बच्चे होने चाहिए थे, 3 यहाँ पे, तो 2 बच्चे यहाँ पे बैठे। क्लियर है, ठीक है। अब मुझे उसने कहा कि टोटल फ्रेंच में 17 है, तो मैंने कहा टोटल में 17 है, तो 6 + 3 + 2 कितने हो गए 11। 17 में से 11 माइनस करूंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 6, तो 6 बच्चे ओनली फ्रेंच वाले हैं। क्लियर है। इंग्लिश में टोटल कितने 13 बच्चे बैठने चाहिए थे, तो मैंने कहा 6 + 3 9 + 1 10 यहाँ पे बैठे, तो बचे हुए कितने ओनली इंग्लिश वाले कितने 13 में से 10 हटा दो, तो 3 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए। ओके। संस्कृत में टोटल कितने हैं 15 बच्चे हैं, तो यहाँ से देखो 2 + 3 + 1 6, तो 15 में से 6 गए तो कितने बचे 9 बच्चे ओनली संस्कृत वाले। अब देखो फ्रेंच ओनली वाले का आंसर मिल गया, कितना है 6 है। इंग्लिश ओनली वाले का 3 है, संस्कृत ओनली वाले 9 है।
आंसर मिला कि नहीं मिला? फॉर्मूले से भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो यार, तुम घबराते काहे को, हम है ना। इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत होने चाहिए, तो हमने कहा इंग्लिश और संस्कृत, नॉट फ्रेंच, तो ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रेंच में आ रहा है, 3 वाला क्या है, इसमें फ्रेंच वाले भी है, तो इंग्लिश एंड संस्कृत में तो सिर्फ ये एक ही बच्चा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, एक। फ्रेंच एंड संस्कृत, तो फ्रेंच एंड संस्कृत में कौन सा पूरा पार्ट है, कलर कर देता हूं, ये वाला पूरा पार्ट फ्रेंच एंड संस्कृत में। नॉट फ्रेंच तो ये है, जी नॉट इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत है, नॉट इंग्लिश, तो ये वाला पोर्शन इंग्लिश वाला हटा दो, तो कितने बच्चे दिख रहे हैं, ओनली 2 बच्चे दिख रहे हैं। क्लियर हो रही है बात, ये 2 भी हटेगा। हाँ एक बार मैं डायग्राम साफ कर लेता हूँ। हाँ यहाँ पे कितने बच्चे हैं, ओनली 2। फ्रेंच एंड इंग्लिश, तो फ्रेंच एंड इंग्लिश में ये वाला पूरा डायग्राम, ये वाला, जिसमें से संस्कृत नहीं होना चाहिए, तो संस्कृत में तो 3 बच्चे आ रहे हैं, इसको हटा दो, तो कितने बच्चे हैं, ओनली 6 बच्चे। क्लियर हो रही है बात सबको, कोई दिक्कत बच्चा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये वाली लाइन हटेगी क्या, नहीं 3 गया साथ में, तो 3 लिख देता हूँ, ये लो। फिर कह रहा है एट लीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, कम से कम एक। अब देखो ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हमें इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए ये वाला डायग्राम लेना होता है, ये वाला पोर्शन, समझ रहे हो, ये वाला पूरा पोर्शन, ये ऐसा पोर्शन है जिसमें एक सब्जेक्ट तो किसी ना किसी बच्चे को पढ़ना ही पड़ रहा है, एट लीस्ट कम से कम, ठीक है। तो इस 7th वाले पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबको एट लीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, कम से कम एक तो पढ़ रहा हो, तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी पढ़ सकता है। अच्छा सबका ही सम, अरे यार यूनियन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एन ऑफ एफ यूनियन ई यूनियन एस पूछ रहा है, एट लीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, कम से कम एक, ज्यादा पढ़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इन सबका सम करना पड़ेगा। डायग्राम मैंने गलत बना दिया तुम्हारे को, इसको हटा देता हूँ, डायग्राम को हटा देता हूँ, मैंने जो बनाया है ये गलत लाइन है, ये लाइन गलत है, इसको इसको दिल पे मत लेना रे बाबा, ये दिल पे मत लो, ये अरे रे 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 रे, ये क्या कर दिया सर, नहीं नहीं नहीं, हाँ अब ठीक है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या पता करना पड़ेगा कि सारे बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो सब, क्योंकि वो सब कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे ना, एटलीस्ट कम से कम, और नन ऑफ 3 में कौन सा आएगा, इन सब में जो है वो प्लस करके 50 में से हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन है, 6 + 6 + 3 + 2 + 3 + 1 + 9, ठीक है। तो इन सब का सम कर लो भाई, 6 + 6 12 + 3 15, 15 + 5 20, 21 + 9 30, 30 बच्चे ऐसे जो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कम से कम एक तो पढ़ता है, और 50 में से 30 हटा दूंगा तो कितने बच्चे, 20 बच्चे ऐसे जो कुछ नहीं पढ़ते हैं। क्लियर है क्या सबको, ये था आपका क्वेश्चन डायग्राम की हेल्प से। अब तुम कहोगे नहीं सर डायग्राम से हमें मन पसंद नहीं हुआ, हमारा जी खुश नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ, बताओ प्यार से। मैंने कहा देखो मैं सिर्फ क्वेश्चन लेके आया हूँ, डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना। ये आपका एक है, ये दूसरा है, और ये तीसरा है, ठीक है। उस डायग्राम को यहाँ पे डायरेक्ट भी तो ला सकता हूँ, है ना, 1 मिनट रुको भाई, डायग्राम को ही ले आता हूँ, उसी वाले को। अब देखो मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ ले आया, पहला पार्ट में आपसे क्या कर रहा है, फ्रेंच ओनली, तो अगर आपको फ्रेंच ओनली चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा, फ्रेंच ओनली के लिए आप लिखोगे एन ऑफ एफ में से माइनस कर दो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई को, और एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस को। अब ये वाला जो 3 है 2 बार माइनस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 6 + 3 और 2 + 3 माइनस कर रहे हो, तो इसका मतलब प्लस करना पड़ेगा एक बार वापस 3 को, क्योंकि 2 बार माइनस नहीं करना, एक बार ही करना था। तो आप इसको लिखोगे एफ इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन ई, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ एफ कितना है 17 है, माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई 9 है, माइनस एफ इंटरसेक्शन एस कितना है 5 है, प्लस 3 है। तो 17 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8, और यहाँ से 5 माइनस का प्लस का 3 तो -2, कितना आ गया 6 आ गया। आंसर कितना आ गया 6, और यही हमने लास्ट में लिखा था कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा 6 आएगा, देख लो भाई, ठीक है। अब मैं ऐसे ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसकी, इंग्लिश ओनली की, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहीं पे करवाऊंगा मैं सारे। तो इंग्लिश ओनली को कैसे लिखूंगा देखो भाई, लिख लेना आप, है ना। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश ओनली कर रहा हूँ, सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन कर सकते हैं यार आगे जाके, बट एक बार यहीं कर लेते हैं ना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। तो इंग्लिश ओनली कैसे करेंगे देखो बच्चा, तो एन ऑफ ई में से माइनस करेंगे एन ऑफ ई इंटरसेक्शन विथ एफ, माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन विथ एस, प्लस कर देंगे एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एस, सेम प्रोसेस है। तो एन ऑफ ई कितना है आपको, एन ऑफ ई आपके पास है 13, माइनस
एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ पूछ रहा है, तो ये है 9, ई इंटरसेक्शन एस है 4, प्लस हो जाएगा 3। तो 9 में से 13 में से 9 गए तो 4 बचे, और -4 + 3 -1, तो आंसर आ गया 3। चेक कर लो भाई, सेकंड वाले का आंसर क्या आया था, 3 आया था, ये रहा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, और इसी को इरेज कर देते हैं, एक बार लिख लेना आप, इरेज कर दो, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है भाई, संस्कृत ओनली पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? संस्कृत ओनली। तो थर्ड वाले पार्ट में आप क्या करोगे, संस्कृत ओनली कैसे लिखोगे भाई, सोचो। तो टोटल संस्कृत में से, टोटल संस्कृत, तो एन ऑफ एस में से एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एस एंड एन ऑफ एस इंटरसेक्शन एफ बोल लो, प्लस कर देंगे एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एस। तो यहाँ पे एन ऑफ एस कितना है आपका, 15 है, माइनस ई इंटरसेक्शन एस 4 है, माइनस एस इंटरसेक्शन एफ 5 है, प्लस 3 है। तो 15 में से 4 गए तो 11 बचे, -3, 5 + 3 है तो -2 बचेगा, तो ये आंसर आ गया 9। और शायद मैंने यही लिखवाया होगा 9, ये देखो 9। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे भी पता चल रहा है ना, ये 9, संस्कृत ओनली कितना है, 9। ये वाले पार्ट तो समझ में आए, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या पूछ रहा है हमसे, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इस वाली लाइन को कैसे लिखेंगे। फोर्थ वाले पार्ट का सॉल्यूशन देखो, इंग्लिश एंड संस्कृत, तो इंग्लिश एंड संस्कृत कौन सा पार्ट है, ये वाला, ई इंटरसेक्शन एस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ई इंटरसेक्शन एस, इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। नॉट फ्रेंच का मतलब कौन सा पार्ट है, कॉमन वाला पार्ट हटा दो, तो -n ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस इंटरसेक्शन ई हटा दो, ये हो जाएगा फोर्थ वाले पार्ट की बात। तो एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एस कितना है, 4 है, उसमें से माइनस कर दो 3, तो आंसर क्या आया, 1। यही आया था, ठीक है, यहाँ पे दिख भी रहा है 1 है। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या पूछ रहा है, फ्रेंच एंड संस्कृत, तो एन ऑफ फ्रेंच एंड संस्कृत माइनस नॉट इंग्लिश, उसमें इंग्लिश नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कि कॉमन वाला पार्ट हटवाने के लिए कह रहा है, तो ये हटा दिया हमने। तो एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस कितना था, 5 था, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2, तो ये रहा 2, देख लो यहाँ पे। सिक्स्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है, फ्रेंच एंड इंग्लिश, तो फ्रेंच एंड इंग्लिश, उसमें से क्या नहीं होना चाहिए, संस्कृत नहीं होना चाहिए, तो मतलब कॉमन वाला पार्ट में ही संस्कृत है। भाई अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्रेंच एंड इंग्लिश की, तो इसमें यही वाला पार्ट तो जिसमें संस्कृत घुसी हुई है, तो इसी को तो हटाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे, फ्रेंच एंड इंग्लिश में कितने 9 लोग हैं, उसमें से 3 लोग हटा दोगे तो कितने लोग बचेंगे, 6 लोग बचेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं 7th और 8th पार्ट की। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस, एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस का मतलब क्या है कि इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज तो पढ़ने वाला होना चाहिए, एक पढ़े, 2 पढ़े, तीनों पढ़े, सारे सब चलेंगे, कम से कम एक लैंग्वेज पढ़ने वाला होना चाहिए, तो बाकी सब पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ, तो मेरे पास 7th पार्ट में क्या पूछ रहा है वो, एटलीस्ट वाले में आता है एन ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन एस, तो इसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ई, 1 मिनट बच्चा, यहाँ पे गलती हो रही है थोड़ी सी, एन ऑफ ई प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ एस माइनस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ माइनस एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन एस माइनस एन ऑफ एस इंटरसेक्शन ई प्लस एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एस। सबकी वैल्यू हमें पता है, एन ऑफ ई देखो यहाँ पे वैल्यू पता है ना, एन ऑफ ई कितना है 13, अभी अब पीछे जाते कि देखना पड़ेगा, प्लस एन ऑफ एफ कितना है 17 है। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मैच कर लेना ना, ये 17 है। एन ऑफ एस कितना है तुम्हारा 15 है बच्चा, क्योंकि मैं बुक से देख रहा हूँ, माइनस ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 9 है, तो माइनस का 9, एफ इंटरसेक्शन एस कितना है 5 है, तो माइनस का 5, एस इंटरसेक्शन ई कितना है 4 है, प्लस कितना करना है 3 करना है। देखो ये वाला वीडियो ना, उस ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा जिसको ट्यूशन क्लासेज या स्कूल में किसी टीचर ने कहा होगा कि भाई प्रॉपर लिख के लाना, तो वो देखेगा यार ये सही चल रहा है सर आप। तो ये 13 + 17 कितने हो गए, 30, 30 + 15 45, 45 + 3 यहाँ लिख देता हूँ, माइनस के 9 + 5 + 4 18 हो गए, 9 + 5 14 + 4 18, तो इसमें लिखेंगे 48 - 18 कितने हो जाएंगे 30। तो ये तो हमारा आंसर आया था, चेक करो भाई, ये रहा आंसर क्या आया था, यहाँ पे 6 + 6 ये करने के सारे कितना आया था 30 आया था, बस ये तो पूछ रहा है, ठीक है 30 आ गया। अब और क्या पूछ रहा है, नन ऑफ 3 लैंग्वेज, नन ऑफ 3 लैंग्वेज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, 8th पार्ट में देखो, नन ऑफ 3 लैंग्वेज को किससे रिप्रेजेंट करते हो, एन ऑफ
ई यूनियन एफ यूनियन एस का कॉम्प्लीमेंट, इसमें जितने एलिमेंट है वो सारे, इसको हम क्या कहेंगे, एन ऑफ यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो एन ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन एस को। तो यूनिवर्सल सेट में कितने बच्चे बताए उसने अपने को, 50 बच्चे। तो 50 बच्चों में से 30 बच्चों को माइनस कर दो, तो 20 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं करते हैं, बस मजे लेने के लिए क्लास में बैठे हुए। जैसे यहाँ पे भी कई बच्चे ऐसे आए होंगे स्टार्टिंग में, वो चले गए होंगे, क्या फायदा है ना, क्योंकि चीजें पता होनी चाहिए ना यार। देखो थोड़ा बहुत ऐसा होना चाहिए कि यार हम उस लेवल से तो लास्ट वाले क्वेश्चन को नहीं बता सकता, जैसे मैंने फर्स्ट वाले को बताया, थोड़ा बहुत तुम्हें आना चाहिए। बाकी मैंने कोशिश की कि कोई बात तुमसे छुपाई नहीं गई हो। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 22। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये आर डी शर्मा ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से थोड़ा सा हटके लिखने की कोशिश की थी, बट इसका सॉल्यूशन उसने सेम चिपका दिया, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का आंसर था वही चिपका दिया। तो समझना, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट, तो हमने कहा देखो भाई सीधी सी बात है, एन ऑफ यू कि 100 बच्चे थे, उनमें से 15 बच्चे पास हुए इंग्लिश में, तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ स्टूडेंट पास इन इंग्लिश सब्जेक्ट आर 15। 12 बच्चे पास हुए मैथमेटिक्स में, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथ सब्जेक्ट 12। 8 इन साइंस, तो एन ऑफ एस कितना है, 8। ठीक है। 6 इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में पास हुए, तो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में कितने बच्चे पास हुए, 6 बच्चे। 7 पास हुए मैथ्स एंड साइंस में, 7 बच्चे मैथ एंड साइंस में पास हुए हैं, मतलब वो इंग्लिश में पास नहीं हुए। 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, 4 इन इंग्लिश एंड साइंस, ठीक है। एंड 4 इन ऑल द 3, सभी सब्जेक्ट में पास होने वाले, तीनों में इंग्लिश मैथ्स एंड साइंस में पास होने वाले भी 4 ही बच्चे हैं। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। इतनी इन्फॉर्मेशन अगर यार तुमने देखो सारे क्वेश्चन देखे हैं, आराम से प्यार से समझने की कोशिश की, तो इतनी में तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब मैं बनाता हूँ इसका वेन डायग्राम, लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसका मैं अगर वेन डायग्राम बनाऊंगा, तो वेन डायग्राम में सबसे पहले यूनिवर्सल सेट में कितने बच्चे, मेरे पास 100 बच्चे। ये मेरा है इंग्लिश वाले पास होने वाले बच्चे यहाँ बैठा रखे हैं, मैथ वालों को यहाँ इसके साथ में बैठा रखा है, और साइंस वालों को भी यहाँ बैठा रखा है मैंने। ये इंग्लिश वाले हैं, ये मैथ वाले हैं, और ये साइंस वाले हैं। ठीक है। मेरे को पता चला कि 4 बच्चे ऐसे हैं जो सब में पास हुए, तो वो यहाँ बैठे हैं। इंग्लिश और मैथ में पास होने वाले 6 बच्चे थे, तो 2 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि टोटल 6 हो गए। मैथ और साइंस में 7 बच्चे पास हुए, तो मैथ और साइंस में 7 हुए, तो 3 बच्चे यहाँ बैठे हैं, 4 यहाँ पहले से बैठे हुए हैं। ठीक है भाई। इंग्लिश एंड साइंस में 4 बच्चे हैं, तो इंग्लिश एंड साइंस ये रहा 4 बच्चे, तो यहाँ पे कोई बच्चा नहीं बैठा, खाली है ये कुर्सी, 0। समझ में आई बात। ठीक है सर। अब उसने मेरे को कहा इंग्लिश में 15 बच्चे पास हुए थे, कितने बच्चे, 15। मैंने कहा 4 + 2 6, तो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बच्चे कितने, 9 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। क्लियर है। ठीक है। मैथ में 12 बच्चे पास हुए थे, जिसमें से 6 + 3 9 यहाँ बैठे हुए हैं, तो बच्चे कितने, 3 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है। और संस्कृत में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 बच्चे थे, और यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 8। तो 4 + 3 7 यहाँ बैठे, तो एक बच्चा ही यहाँ पे बैठा है। पहले वाले पार्ट का आंसर देख लो। इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, ऐसे बच्चे बताओ जो इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए, साइंस में नहीं हुए। तो इंग्लिश और मैथ्स में पास होने वाले, तो ये वाला जो पोर्शन है, ये रेड पोर्शन है, ये ऐसा पोर्शन है जिसमें कौन से बच्चे बैठे हैं, बस वही बच्चे बैठे हैं जो इंग्लिश और मैथ्स में पास हुए हैं। साइंस वाले तो नीचे बैठे 4, तो ओनली 2, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चा, सेकेंड वाला पोर्शन। अब तुम कहोगे सर फॉर्मूले से लिखो, तो मैंने कहा देख भाई इसका फॉर्मूला हो जाएगा, इंग्लिश एंड मैथ्स में पास होने वाले बच्चे पूरे बच्चों में से माइनस कर देते हैं वो बच्चे जो इंग्लिश मैथ और साइंस में से पास हुए थे। ठीक है। तो यहाँ पे आप तुम वैल्यू रखोगे तो क्या लिखोगे भाई, 6 में से कितने माइनस कर दिए, 4, तो आंसर आ गया 2। सेकेंड वाले पोर्शन देखो, इन मैथमेटिक्स बट नॉट इन साइंस, इन मैथमेटिक्स बट साइंस में नहीं है, तो मैथ्स में पास होने वाले, तो मैथ्स में पास होने वाले कितने बच्चे हैं भाई, मैथ्स में, इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में पास होने वाले बच्चे। तो मैंने कहा देख भाई मैथमेटिक्स में टोटल पास होने वाले बच्चे कितने हैं, टोटल बच्चे हैं 12, उसमें से साइंस में पास कितने नहीं हुए, बट नॉट इन साइंस। मैंने कहा भाई साइंस में पास नहीं हुए 3 बच्चे, 4 और 3 7 बच्चे। देख लो ये वाले सारे वही ना जो साइंस में पास नहीं हुए, देख लो तुम, साइंस वाले ही तो हैं इसमें, 4 और 3 7 बच्चे ऐसे जो साइंस में भी पास हुए हैं, मैथ्स में भी पास हुए हैं, और इंग्लिश में भी पास हुए हैं। और मेरे से वो पूछ रहा है सिर्फ इन मैथ्स बट नॉट इन साइंस, चाहे वो इंग्लिश में हो गए होंगे, उसने ओनली मैथ्स नहीं लिखा।
इन मैथ्स है बट साइंस में नहीं है, तो ये वाला वर्ड ही चेंज कर दिया, क्योंकि जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है वो यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट ऐसा कुछ लिखा हुआ है, इन मैथ्स एंड साइंस। देखो तुम्हारे लिए रिसर्च करनी पड़ती है, बट नॉट इंग्लिश, बट नॉट इन इंग्लिश ऐसा लिखा हुआ था, और उसको हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, उसको इसने ये चेंज कर दिया। तो अब मैं तुम्हें पहले इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। इन मैथ्स बट नॉट इन साइंस, मैथ्स में है बट साइंस में नहीं है, तो ये वाले दो ही तो बच्चे बचे, 3 और 2 5, तो इसका आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। बट अगर मैं इसी का आंसर पूछा तो क्या होता, इन मैथ्स एंड साइंस, तो मैथ एंड साइंस में कौन से हैं, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ एक बार, 2 है, 4 है और 3 है। डायग्राम बना लेंगे दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार वो डायग्राम में दोबारा बना देता हूँ, ये लो, ऐसा ही तो था। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 2 4 3, 2 4 और 3। वो मेरे को कह रहा है मैथ्स और साइंस में, बट इंग्लिश में नहीं है, मैथ और साइंस में। तो मैथ और साइंस में ये 3 बच्चे हैं, तो इसका आंसर 3 है, और पीछे आर डी शर्मा में 3 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट, इन मैथ्स ओनली, तो आपको दिख ही रहा है 3 बच्चे हैं, ये वाले बस मैथ्स ओनली के। मोर देन वन सब्जेक्ट ओनली, एक सब्जेक्ट से ज्यादा वाले, तो सबको प्लस करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, है ना। इन मोर देन वन, अच्छा एक सब्जेक्ट से ज्यादा वाले, तो एक सब्जेक्ट से ज्यादा वाले तो ये वाले ही है। कौन से, ये वाले, देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाले। तो आप लिखोगे फोर्थ वाले पोर्ट का आंसर होगा 2 + 4 + 3 + 0, तो ये हो गए 4 6 और 3 9, 9 बच्चे ऐसे हैं जो मोर देन वन सब्जेक्ट में पास हुए हैं, मोर देन वन सब्जेक्ट में पास होने वाले ही। ठीक है, एक सब्जेक्ट में पास होने वाले नहीं है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हो सकता था ओनली इन वन सब्जेक्ट, तो 9 + 3 + 1 होता, 13 आता आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी, और बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी तुम्हें लगे कि यार नहीं सर आपकी मेहनत बहुत अच्छी लग रही है, जायज़ लग रही है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दो, बस इतना ही तुम्हारे को चाहिए, और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ओके, बाकी मैं तुम्हारी हेल्प ऐसे ही करता रहूंगा, ऐसे ही तुम्हें पढ़ाते रहेंगे, और तुम पढ़ते रहो, मजे करते रहो। ओके, थैंक यू।